देखिए, पिछले क्लास में हम उत्तराखंड के नदियों के बारे में चर्चा किया था, जो मुख्य नदी जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। आज हम थोड़ा पहले देखेंगे ग्लेशियर, उसके बाद जो उत्तराखंड के जो झील है, उसको जो लेक कहते हैं, उसके बारे में देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर इंग्लिश में कहते हैं और उसको हिमनद क्या होता है, हिंदी में कहा जाता है। सर, रामगंगा नदी का तंत्र बताने वाले थे आप आज तो। अच्छा, रामगंगा का, अच्छा, ओके। वो कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ, जो पश्चिमी रामगंगा के बारे में था, जो पश्चिमी रामगंगा ना, जो मेन जो राम, हाँ, उसे पश्चिमी रामगंगा ही कहते हैं। देखिएगा, हमारे उत्तराखंड में 2 रामगंगा है, एक पूर्वी रामगंगा है और एक पश्चिमी रामगंगा है। जो पश्चिमी रामगंगा है, उसी को क्या है, तो मेन हम लोग रामगंगा नदी कहते हैं। और जो पूर्वी वाले हैं ना, ये बाद में जाके क्या होता है, जो सरयू नदी में मिल जाती है। ध्यान दीजिएगा, तो मेन जो रामगंगा है वो हमारा पश्चिमी रामगंगा है। देखिए, जो रामगंगा नदी है, ये, जो आप लोगों ने एक जगह का नाम सुना होगा, दूधा टोली, उसके आसपास से क्या होता है, ये निकलती है। जो देखिए, जो दूधा टोली एक जगह है, जो मेनली 3 डिस्ट्रिक्ट में इसका सीमा लगती है, जिसे उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है। अगर आप लोगों ने दूधा टोली के बारे में सुने होंगे, तो उसे क्या था, उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। तो यहाँ से 5 नदियाँ निकलती है, जिसमें मेनली क्या है, रामगंगा नदी इसमें इम्पोर्टेंट है, जिसको पश्चिमी रामगंगा कह सकते हैं, या आप इसको जो उत्तराखंड में जो गंगा, ये जो रामगंगा ना, ये गंगा नदी से के साथ मिलती है। तो लिख लीजिएगा, पश्चिमी रामगंगा। तो इसकी उद्गम कहाँ पे है, दूधा तोली। और ये दूधा तोली क्या है, इसे उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ से 5 नदियां निकलती है। निकलती है, समझिएगा। ये जो दूधा तोली है, ये आपका चमोली, बागेश्वर, ठीक है, और पिथौरागढ़ का कुछ क्षेत्र है जो यहाँ पे मिलती है। तो उसी का क्या होता है, सेंटर पे है, समझ लीजिएगा। तो ये क्या है, आपका दूधा तोली। यहाँ से पश्चिमी रामगंगा निकलती है, और निकलने के बाद ये क्या है, उत्तराखंड के मेनली पौड़ी से, अल्मोड़ा के कुछ भाग से, फिर पौड़ी से होते हुए नैनीताल से होते हुए उधम सिंह नगर से बाहर निकल जाता है। उधम सिंह नगर के होते हुए क्या होता है, ये भारत, मतलब भारत कह रहा हूँ, उत्तराखंड से क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि पश्चिमी रामगंगा का मुख्य सहायक नदी कौन सा है, तो पश्चिमी जो रामगंगा है, इसका जो मुख्य सहायक नदी है वो है आपका कोसी नदी। क्या होता है, कोसी नदी। तो इसका प्रमुख सहायक नदी कौन है, सहायक नदी, वो है कोसी, कोसी नदी। और रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में, आप लोग जानते हैं, जो मुरादाबाद शहर है, सुने होंगे, जो मुरादाबाद शहर क्या होता है, ये रामगंगा नदी पर बसा हुआ है। कौन सा शहर, मुरादाबाद, रामगंगा में बसा हुआ है। और ये फर्रुखाबाद में के आसपास, फर्रुखाबाद के नजदीक गंगा में मिल जाती है। और जो पौड़ी वाला जो क्षेत्र है ना, वहाँ पे जो कार्बेट नेशनल पार्क है, ये कार्बेट नेशनल पार्क से क्या होता है, अंदर से बहती है, जिम कार्बेट।
नेशनल पार्क के मध्य से बहती है। इसके क्या होता है, मध्य से ये बहती है। ये क्या है, उत्तराखंड में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 155 किलोमीटर है। ध्यान रखना, ये क्या होता है 155 किलोमीटर क्या होता है, ये उत्तराखंड में ये बहती है। मेनली चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, किन किन डिस्ट्रिक्ट में बहती है? चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल में। और पौड़ी गढ़वाल से क्या होता है, बाहर निकल जाती है। ध्यान दीजिएगा। तो यह है पश्चिमी रामगंगा नदी, जो ये फारुखाबाद के एक नजदीक में, यानी इसको कन्नौज कह सकते हैं। कन्नौज और फारुखाबाद के नजदीक में क्या होता है, मिल जाता है। फारुखाबाद के यहाँ पे कन्नौज लिख लीजिएगा। मेन जगह का नाम क्या है, फारुखाबाद के आसपास। क्योंकि पहले क्या था, फारुखाबाद जिला हुआ करता था। आजकल क्या था, कन्नौज अलग जिला बन गया, तो इसलिए कन्नौज इम्पोर्टेंट हो गया। तो ये अलग अलग जिला बन जाता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक नदी और इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखिएगा, जिसको कोसी नदी कहते हैं। चलिए आप लोग बताइएगा, इस नदी घाटी को उत्तराखंड में धान का कटोरा कहा जाता है। सर, कोसी नदी को। हाँ, कोसी नदी कहा जाता है। देखिए, बिहार वाला कोसी नदी मत मानिएगा इसको, ये उत्तराखंड वाला कोसी नदी है। ठीक है, ये बिहार वाला मत मानिएगा, क्योंकि इसका जो उद्गम स्थल है, कोसी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कोसानी है, ये बागेश्वर कह सकते हैं, बागेश्वर। ठीक है, ये जो नदी है, ये बागेश्वर तो है, बागेश्वर से बहती है। बागेश्वर से बहकर ये अल्मोड़ा पहुंचता है, फिर नैनीताल, और ये फिर उधम सिंह नगर से ये बाहर निकल जाता है। उधम सिंह नगर से क्या होता है, ये राज्य से क्या होती है, बाहर निकल जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर कुल लंबाई इसकी, 168। इसे देखिएगा, ये जो काशीपुर से थोड़ा सा पहले जो सुल्तानपुर जगह है, वहां से क्या होता है, ये बाहर निकल जाती है। जो और जो हमारा रामनगर शहर है उत्तराखंड का, ये कोसी नदी पर है, आप लोग जानते हैं। कोसी नदी किनारे बसा हुआ है। अब रामनगर भी बहुत फेमस है जिम कार्बेट के लिए। दूसरी बात क्या होता है, इसे क्या है, इसके घाटी को कुमाऊं का धान का कटोरा कहा जाता है, यानी बाउल ऑफ राइस, बाउल ऑफ राइस कहा जाता है। ठीक है, तो बाउल ऑफ राइस से कहा जाता है। एक नदी और पढ़ लीजिए, गोला नदी, जो हल्द्वानी के निकट से निकलती है। गोला नदी, आप लोग जानते हैं कि ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की जगह है, पहाड़ पानी। पहाड़ पानी यानी नैनीताल से क्या होता है, ये निकलती है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो गोला नदी है, पहाड़ पानी से तो निकलती है, लेकिन कोई ग्लेशियर से नहीं निकलती है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा नदी इनमें से ग्लेशियर से नहीं निकलती है, तो ये क्या है, आपका जो गोला नदी है, ग्लेशियर से नहीं निकलते हैं। इसके किनारे पर हल्द्वानी है, जो मुख्य शहर है। एक बार समूह गांव में पूछा गया है, हल्द्वानी आप लोग जानते हैं।
हल्द्वानी शहर इस पर बसा है। इसमें काठगोदाम में बैराज भी बना हुआ है। एक काम कीजिए, कोसी नदी पे एक मंदिर भी आप लोग इम्पोर्टेंट है, जो गिरजा देवी का मंदिर है, वो भी क्या कोसी नदी पर बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको तो एकदम याद रखिएगा। जैसे गिरजा देवी मंदिर, जैसे देखिए किस नदी पर बसा हुआ है, किस नदी किनारे पर बसा हुआ है, तो उसको ध्यान देगा। जैसे हल्द्वानी क्या है, आपका गोल नदी में है। ये किच्छा से क्या होता है, ये उत्तर प्रदेश में चली जाती है। किच्छा के नजदीक क्या होता है, ये उत्तर प्रदेश में चली जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, ये 102 किलोमीटर उत्तराखंड में इसकी लंबाई है। तो गोला नदी इम्पोर्टेंट है कि हल्द्वानी वाला क्वेश्चन पूछा गया था, और ये पहाड़ पानी से निकलता है, और ये किसी ग्लेशियर से नहीं निकलता, बल्कि क्या होता है, जल का स्रोत से निकलता है। देखिए ग्लेशियर अलग होती है और जल का स्रोत अलग होती है। तो जल के स्रोत से निकलती है, ना कि ग्लेशियर से निकलने वाली नदी है। ठीक है, तो इतना याद कीजिए, ये बहुत काफी है। इतना याद करेंगे तो बहुत ज्यादा है। अब लिखेगा ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर को हिमनद भी कहते हैं और बमक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, बमक या बर्फ की नदियां, हिमनद, हिमालय, ग्लेशियर, ये अलग अलग नामों से जानी जाती है। लेकिन इनका निर्माण कैसे होता है, जब सालों साल क्या होता है, किसी स्थान पर बर्फ गिरता रहता है, तो वहां पे धीरे धीरे क्या होता है, बर्फ का मोटा चट्टान बन जाता है, और वो क्या होता है, जम के क्या जम जाता है, और वो ठोस हो जाता है। आप लोगों को बताया था कि जो ग्लेशियर होता है उसमें क्या होता है, प्रकाश का सबसे ज्यादा परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि बहुत दिनों में क्या होता है, उस पर बर्फ गिरते 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 वो बहुत ज्यादा ठोस बन जाता है और चिकना हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो ये होता है, जो पहाड़ी क्षेत्र होगा वहां पे ग्लेशियर पाए जाएंगे, मैदानी क्षेत्र में ग्लेशियर नहीं पाए जाएंगे। तो ग्लेशियर को क्या कहते हैं, हिमनद भी कहते हैं, उसके बाद बमक भी कहते हैं, बर्फ की नदियां भी कहा जाता है। अब देखिए उत्तराखंड में कौन कौन सा ग्लेशियर है। सबसे बड़ा कौन सा है, गंगोत्री, सबसे बड़ा ग्लेशियर। आप लोगों को बताया था भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। लगभग 30 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, उत्तराखंड की सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है आपका, गंगोत्री है। गंगोत्री के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है पिंडरी। तो पिंडरी ग्लेशियर है, ये क्या है, ये दूसरा सबसे बड़ा गया है, दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर। देखिए ये दोनों क्या है, आपका चमोली में है। ये दोनों कहाँ है, चमोली, या कह सकते हैं आप गढ़वाल क्षेत्र में, क्योंकि सवाल पूछा गया है। आपसे पूछेगा का कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। जो मिलम ग्लेशियर है, जो मिलम ग्लेशियर है, ये क्या है, जो कहाँ पे है, आपका पिथौरागढ़ में है। तो मिलम ग्लेशियर क्या है, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर। समझिएगा, ये कहाँ पे है, पिथौरागढ़। उसके बाद आप लोगों ने एक ग्लेशियर का नाम और सुना होगा, जहां से आप लोग का अलकनंदा नदी निकलती है, जिसके आपने कहा था सतोपंथ ग्लेशियर। देखिए सतोपंथ ग्लेशियर भी क्या है, ये भी आपका गढ़वाल में है, और मेनली क्या है, चमोली में है।
गढ़वाल के क्या है, क्योंकि चमोली वाला जो क्षेत्र है वो ज्यादा ऊंचाई पे है, तो ये क्या है, चमोली में है। और इसका समझ लीजिएगा कि यहाँ से जो कौन सी नदी निकलती है, अलकनंदा नदी निकलती है। आप लोग बताता कि कहाँ अलकनंदा नदी यहाँ से निकलती है। अलकनंदा नदी का क्या होता है, उद्गम है। समझिएगा। उसके बाद खतलिंग ग्लेशियर, अधिकतर ग्लेशियर क्या है आपका गढ़वाल में है। यहाँ से भिलंगना नदी निकलता है। कौन सी नदी है, भिलंगना नदी यहाँ से निकलती है। समझिएगा। उसके बाद आपका बंदरपुर ग्लेशियर छोटा है, इसमें जानिए का। चोराबाड़ी ग्लेशियर, यहाँ से आपका कौन सी नदी निकलती है, मंदाकिनी नदी निकलती है। फिर यहाँ से पिंडर नदी निकलता है। यहाँ से गंगा नदी, गंगा क्या, भागीरथी नदी निकलती है। ठीक है। और एक ग्लेशियर और लिख लीजिएगा, यमुनोत्री ग्लेशियर। यहाँ से कौन सी नदी निकलेगा, यमुना। यहाँ से यमुना नदी निकलती है। तो देखिए, कभी कभी मैच करने के लिए आ जाता है कठिन शब्द की कौन से ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है। और मिलम ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, कल ही आप लोगों को बताया था, काली नदी। कौन सी नदी निकलती है, काली नदी। और इसे मिलम ग्लेशियर को उत्तराखंड का यानी कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहा जाता है। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है आपका, गंगोत्री। गंगोत्री क्या है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी ग्लेशियर है। और मिलम क्या है, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, इतना आप लोग याद करके रखिएगा। इसके बाद आता है झील। ठीक है, ऐसे आप लोगों को कुछ झील बता दिया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग ज्यादा झील बताना पड़ेगा। झील या लेक, देखिएगा, झील उत्तराखंड में अधिकांश जो झील है ना, वो हिमानीकृत झील है। यानी बर्फ पिघलने के बाद जो निचला स्तर का जो जमीन है वहां पे पानी भर गया है, तो वो झील का रूप ले लिया गया। समझिएगा। उत्तराखंड में जितने भी झील है यानी लेक है वो हिमानीकृत है, अधिकतर, बोलो सभी नहीं, तो अधिकतर झील क्या है, हिमानीकृत है। उत्तराखंड के झील को दो भागों में बांटिएगा, एक कुमाऊं का झील है और एक गढ़वाल का। ठीक है, यहाँ के लगभग सभी झील क्या है, हिमानीकृत है। यहाँ के कुछ झील को छोड़ के अधिकतर क्या है, हिमानीकृत है। गढ़वाल के जितने भी झील आपको दिखाई देता है सब हिमानीकृत झील है, मतलब बर्फ के पिघलने से उन झील का निर्माण हुआ है, तो इसको ध्यान देगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो झील मेन मेन झील है और उसका इम्पोर्टेंट क्या है हमारे जो ज्योग्राफी में उत्तराखंड के, उसको हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कुमाऊं वाला। कुमाऊं का जो सबसे फेमस झील जो है, जो कुमाऊं का जो सबसे फेमस झील है वो आप लोग जानते हैं, नैनीताल से शुरू होता है। आप लोग बता सकते हैं कि नैनीताल का जो झील है, उस झील को स्कंद पुराण में उसका क्या नाम बताया गया है। स्कंद पुराण में नैनीताल झील को क्या नाम बताया गया है, आप लोग बता सकते हैं। त्रि ऋषि, सर त्रि ऋषि समथिंग कुछ। हाँ, त्रि ऋषि सरोवर कहा गया है। तो क्या कहा गया, त्रि ऋषि सरोवर कहा गया। लेकिन जो दंत कथाएं है, जो सती वाला जो दंत कथा है, उसमें माना जाता है कि जो माता सती है उनका नैन गिरा था यहाँ पे, मतलब आंख गिरी थी, तो उनकी आंखों से जो आंसू बहे थे, उन आंखों से इस झील का निर्माण हुआ था। क्योंकि ये दंत कथा है, इससे देखिए झील के किनारे पर नैना देवी का क्या मंदिर भी है। तो
ये लोक कथाएं हैं, लेकिन वास्तव में जो झील बना है वो क्या है, हिमानीकृत झील है। देखिएगा ऊपर क्या है, बर्फ पिघल पिघल के आके उसमें उसमें बनते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो ये पहला है आपका नैनीताल। तो इसको स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? श्री ऋषि सरोवर कहा गया। ध्यान दीजिएगा, इसको त्रि ऋषि सरोवर क्या कहा गया है? इसके में स्कंद पुराण में कहा गया है। और माना जाता है कि जो दंत कथाएं है या जो धार्मिक कथा है उसमें माना जाता है कि यहाँ पे सती जी का आंख या नैन गिरी थी। तो उसी से क्या होता है, यहाँ पे इस झील का निर्माण हुआ था। ठीक है, इस झील का निर्माण का ये भी एक दंत कथाओं के अंतर्गत इसको माना जाता है। देखिए ये जो झील है, इस झील में के चारों ओर बहुत सारे पहाड़ियों से लगभग 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसमें जो नैना पीक है सबसे ऊंची चोटी है। इस झील का सब चारों तरफ से पहाड़ी से झीला है, उसमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? नैना पीक। इसे आप चाइना पीक भी कहते हैं। चाइना पीक या नैना पीक इसको कहा जाता है। तो इनको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है, इसे देखिए नैनीताल का जो नाम पड़ा है वो इसी नैना देवी के नाम पर इसमें पड़ा है। एक चीज आप लोग बताइएगा, ये जो झील है नैनीताल, इस झील में किस नदी से पानी आता है? यानी इस नदी में पानी का जो स्रोत है वो कौन सा नदी है, ये आप लोग बताइएगा। अगर आप लोग गए होंगे, सभी लोग गए होंगे नैनीताल में, तो आप लोग बताइएगा कि कौन सा ऐसा नदी है जिस नदी से इन झील में अगर पानी आना या ज्यादा हो जाता है तो बाहर निकलने का जो भी होता है सिस्टम उस नदी के माध्यम से होता है। उस नदी का आप लोग नाम बताइएगा। सर कोसी। कोसी कहाँ से आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे कोसी नदी, हाँ यहाँ पे कोसी नदी कहाँ से आता है? नहीं कोसी नदी नहीं, कोसी नदी यहाँ पे नैनीताल में कहाँ से कोसी नदी आ गया? यहाँ पे कोसी नदी छोटी नदी है, बहुत छोटी नदी है, आप लोग उसको बताइएगा। जानते हैं कि नैनीताल का खोज किसने किया था? नैनीताल का बैरन। हाँ बैरन पी ने। बैरन। हाँ पी बैरन ने कब किया था? 1841 में किया था। पी बैरन ने किया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग बताइएगा कि यहाँ पे पानी किस नदी से पहुंचता है। ये आप लोगों का होमवर्क रहा, मैं बता दूंगा लेकिन आप लोग बताइएगा। तो ये जो कितने पहाड़ी से घिरा हुआ है? ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और सबसे ऊंची वाली पहाड़ी कौन सी है? नैना पीक या चाइना पीक जिसे कहते हैं। आप लोग सब गए होंगे, बहुत सी उसको चढ़ने में बहुत टाइम लगता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये है आपके नैनी नैनी झील। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट झील आता है वो है भीमताल। भीमताल आप लोगों ने सुना होगा, सबने सुना होगा, देखा भी होगा। भीमताल क्या है? ये भी नैनीताल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नैनीताल। भीमताल कहाँ पे स्थित है? नैनीताल। और ये है कुमाऊं का सबसे बड़ा झील है। कुमाऊं का सबसे बड़ा झील कौन सा है? भीमताल है। कुमाऊं का सबसे बड़ा झील कौन सा है? भीमताल। और इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है, यानी ट्रायंगल आकार का ये झील है। और एक बात ध्यान देगा, भारत में जो झील संरक्षण करने के लिए कुछ झीलों को संरक्षण किया गया है, उसमें भीमताल को भी क्या है इसमें ऐड किया गया है। इसमें किसको ऐड किया गया? भीमताल को इसमें ऐड किया गया है। तो ध्यान देगा।
इसके बाद आता है आपका नोकुचिया। जो नौकुचिया ताल आप लोग सुने होंगे नाम इसका, ये भी क्या है उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन इसमें ध्यानिएगा, ये क्या है, जो कुमाऊं का सबसे गहरी झील है। कुमाऊं का सबसे गहरी झील, मतलब डेप्थ में अगर देखा जाए तो ये क्या है, सबसे गहरी झील इसको कहा जाता है। इसके 9 कोने हैं। ऐसा माना जाता है कि एक कोने से दूसरे कोने को क्या होता है, अगर देखें तो सभी कोने एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, तो समझ लीजिएगा ये क्या है, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील क्या है, ये है। और ये तीनों झील कहाँ पे है, नैनीताल में। देखिए इसके बाद सतपाल हो गया, उसके बाद कुरपा ताल हो गया, ये सब नैनीताल में है। कुरपा ताल लिख लीजिएगा। कुरपा ताल आप लोग देखे होंगे, ये रामनगर वाले रोड पे है, रोड पर है। इस ताल का जो आकार है वो, जो एनिमल होते हैं, गाय होते हैं, उसके खुर होते हैं ना, खुर जो पैर के नीचे वाला होता है, उसके आकार का, इसलिए इसको खुरपा ताल कहते हैं। 7 ताल हो गया, ये छोटे-छोटे ताल है, इसको अभी पूछता नहीं है ज़्यादा, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं हम थोड़ा-सा उधम सिंह नगर में, जो 2 ताल है बहुत फेमस है। उधम सिंह नगर, यूएस नगर। पहले नैनीताल के ये जितने भी ताल थे, ये सब नैनीताल के थे। इसमें पहला है द्रोण सागर। ये कहाँ पे है, काशीपुर में है। काशीपुर के नजदीक है। काशीपुर और रामनगर, जो रामनगर का रोड है, उसी पर पड़ता है। माना जाता है यहाँ पे एक जो गुरु द्रोणाचार्य है, उन्होंने पांडवों और कौरवों को प्रशिक्षण देने के लिए इस झील के किनारे पे कुटिया बनाए थे। मानते हैं, अब है कि नहीं वो अलग बात है। तो जो द्रोण ताल है वो काशीपुर है में है, और यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य का क्या है, प्रशिक्षण शिविर कह सकते हैं, वो यहाँ पे स्थित है। धन्यवाद। दूसरा है आपका उधम सिंह नगर में एक दूसरा इंपॉर्टेंट ताल है, वो है गिरी ताल। ये जो गिरी ताल है, ये भी आपका उधम सिंह नगर पे है। और ये जो ताल है, ये भी क्या है, काशीपुर और के नजदीक है, काशीपुर में ही है। ये भी क्या है, काशीपुर में है। कहाँ पे है, काशीपुर में है। लेकिन देखिए नानक पत्ता सागर को ताल नहीं कहते, पहले समझ लीजिएगा। आप लोग उधम सिंह नगर में नानक पत्ता का नाम सुने होंगे। और भी छोटे छोटे जो झील है, मतलब जलाशय है, उसको झील नहीं कहते हैं। जो और भी है, जिसको डैम कहते हैं, बांध बना के उसको बनाया गया। देखिए झील क्या होता है, ऑटोमेटिकली बनते हैं। और डैम क्या होता है, कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। जैसे आप बहुत सारे डैम देखे होंगे उत्तराखंड में या कहीं भी बनाया हुआ, जो मानव निर्मित होता है, और जो झील होता है ना, वो नेचुरल होता है। इसलिए जो नानक सागर है ना, वो बनाया गया है, इसलिए उसको झील ही नहीं कहते, समझ लीजिएगा। तो द्रोण सागर और जो गिरी ताल है, ये काशीपुर और उधम सिंह नगर के ये मुख्य है। उसके बाद आइए आप चंपावत में। चंपावत डिस्ट्रिक्ट में देखिए कौन सा है। चंपावत डिस्ट्रिक्ट में एक जो इम्पोर्टेंट ताल है, उसको आप क्या है, श्यामला ताल या श्यामल ताल कहा जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है श्यामला ताल। इसकी इम्पोर्टेंट ये है कि इसी के किनारे पर स्वामी विवेकानंद जी ने क्या है, अपना मठ स्थापित किया था। जो किनके, जिनको क्या नाम दिया गया है, मायावती आश्रम। अगर आपसे पूछा जाए कि मायावती आश्रम किस झील के तट पर स्थित है या किस झील के किनारे है, तो और इसको किसने बसाया था, स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी ने।
देखिए स्वामी विवेकानंद ने 2 मठ बनाए थे, एक बेलूर मठ बनाए थे, जो क्या है वेस्ट बंगाल में है, और एक मायावती आश्रम बना था जो उत्तराखंड में है। जो किसके लिए बना था? उन्होंने रामकृष्ण मिशन बनाया था, आप लोगों को बताया था। रामकृष्ण मिशन, उसी के माध्यम से ये 2 मठ बनाए गए थे, उनके समय, मतलब स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ये दोनों मठ उनके समय बनाया गया था। और इस झील में क्या होता है, इस झील के जो पानी है ना, वो काला यानी श्याम यानी काला रंग का होता है। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर सफेद कमल खिलता है। यहाँ का जल कैसा है? जल काला है, और यहाँ पे सफेद कमल खिलता है, यानी सफेद कमल पाया जाता है। ये भी इसलिए भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो ये होगा आपका श्यामल ताल। कहाँ पे है आपका? आपका है आपके चंपावत में। चंपावत में देखिए और एक ताल है जिसे आप कहते हैं झिलमिल ताल। ये जो झिलमिल ताल है, ये टनकपुर वाले रोड पे है। इसका जो जल है वो नीले कलर का है। नीले रंग का। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। अल्मोड़ा में एक ताल है जो बहुत फेमस है, जो रानीखेत के नजदीक है, जिसे आप कहते हैं प्रांग ताल। ठीक है, ये अल्मोड़ा के जो जो कुटिया है उसके नजदीक है। और इस ताल में क्या है, 5 सुरंगें बनाई गई है। कोई पूछ सकते हैं 5 सुरंग बनाई गई है। ठीक है, तो ये हो गए आपके कुमाऊं क्षेत्र के मुख्य ताल। ऐसे ताल तो बहुत सारे हैं, आपको पीडीएफ दे दूंगा, ताल के सभी ताल याद कर लीजिएगा। उतना याद नहीं कर पाएगा, यही ताल है, ज्यादा क्वेश्चन बार बार इसी से पूछा जाता है। श्यामल ताल बहुत बड़ा पूछा गया है, नैनीताल तो पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका द्रोण सागर ताल बहुत बार पूछे गए हैं, तो इनको क्या है आप लोग याद करिएगा। उसके बाद हम आते हैं कुमाऊं क्षेत्र के। कुमाऊं के बाद यानी गढ़वाल क्षेत्र। गढ़वाल क्षेत्र में अधिकांश जो ताल है, अधिकतर क्या है, जो इम्पोर्टेंट ताल है वो चमोली में है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा रूपकुंड ताल का नाम सुना होगा, जो बहुत ज्यादा फेमस है। तो गढ़वाल के ताल देख लीजिए। सबसे पहला है रूपकुंड ताल। इसे कंकाली ताल भी कहा जाता है, क्योंकि इसी ताल के किनारे से जो प्राचीन राजा थे जिसका नाम है यश धवल और उसकी रानी बल्पक और उन बहुत सारे सेनाओं की क्या है, कंकाल पाया गया है। क्या पाया गया? कंकाल पाया गया है। या इसे कभी कभी रहस्य ताल भी कहा जाता है। तो राजा का नाम क्या था? यश धवल। और रानी का क्या नाम है? बल्पा। तो इनके कंकाल, उनके साथ बहुत सारे सैनिकों के कंकाल पाए गए। इनके कंकाल पाए गए, यानी फॉसिल्स पाए गए। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको कंकाली ताल कहा जाता है। दूसरा मानते हैं कि इसे क्या है, उत्तराखंड का सबसे सुंदर ताल कहा जाता है। सबसे सुंदर ताल कहा जाता है।
माना जाता है कि जब पार्वती जी कैलाश जा रही थी, तो अपना जो चेहरा है इसी ताल के पानी से धोई थी। तो मानते हैं कि उनकी जो मुख की जो सुंदरता है, वो आधा सुंदरता इसी ताल में रह गई है। ये लोगों की मान्यता है। इसलिए बहुत से लोग क्या होता है इसी में अपने मुँह को धोने के लिए जाते हैं। तो लोग का मान्यता है उसमें क्या कर सकते हैं। तो इसमें क्या है मान्यता क्या है, ये पार्वती वाला मान्यता बहुत ज़्यादा चलता है। लेकिन टेक्निकल वाला क्या है, यही जो कंकली ताल है ये ज़्यादा पूछता है, जो ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो ये कहाँ पे है? चमोली में है। दूसरा है होमकुंड ताल। होमकुंड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, 2 ताल है, एक होमकुंड है और एक हेमकुंड है। तो इसमें थोड़ा-सा अंतर कर दीजिएगा। होमकुंड में जो ताल है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो नंदा राज यात्रा जो होता है ना 12 साल के बाद आप लोग उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो यात्रा होता है, उसमें जो अंतिम स्थान होता है जहाँ पे जो मेरा होता है या जो बकरा होता है, उसको छोड़ने वाला जगह होता है, इसी ताल के नज़दीक छोड़ के चले आते हैं। फिर ऊपर लोग जाते नहीं है। और जो हेमकुंड है इसका एक नाम है लोकपाल ताल भी कहते हैं इसको। हेमकुंड में क्या है गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे सिख के, उन्होंने यहाँ पे तपस्या किया था। इन दोनों को अंतर समझिएगा। एक क्या है आपका होमकुंड ताल और एक है आपका हेमकुंड। हेमकुंड को लोकपाल ताल भी कहा जाता है। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था? तपस्या किया था। जो 10वें गुरु थे। और यहाँ पे क्या है जो मेरा को छोड़ा जाता है। कौन से यात्रा में? नंदा राज यात्रा में, जो 12 साल के बाद एक बार होता है।